हेलो दोस्तों, आज है 22 मई और 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या आप जानते हैं कि जैव विविधता जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो जैव विविधता शब्द है इसका तात्पर्य है पृथ्वी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की प्रजातियों से है। अब ये सभी मानव जीवन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिल करके एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और इस पारिस्थितिक तंत्र में सभी एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और सभी एक दूसरे के लिए उपयोगी भी हैं। इसलिए मानव जीवन को बचाए रखने के लिए इनका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाते हैं। अब ये 22 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सन 1992 में 22 मई के दिन नैरोबी में एक कन्वेंशन हुआ था, तो इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस। तो यदि हम बात करें कि भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इन्हें ही हम जैव आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। पहला जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो तमिलनाडु में है, नीलगिरी, जो कि सन 1986 में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र बना था। इसके बाद यदि हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में कच्छ का रण जैव आरक्षित क्षेत्र है। केरला में अगस्त्यमालाई है, जो कि केरला और तमिलनाडु दोनों की सीमा में आता है। फिर तमिलनाडु में दूसरा है मन्नार की खाड़ी। इसके बाद शेषाचलम है, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र है, जो कि ओडिशा में आता है। वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि जैव आरक्षित क्षेत्र है। उत्तराखंड की बात करें तो नंदा देवी। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है, जो कि एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ है बड़ा निकोबार, जो कि एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। असम की बात करें तो असम में 2 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, एक है मानस, दूसरा है दिब्रू साइखोवा। सिक्किम की बात करें तो वहाँ पास कंचनजंगा है, जो कि एक जैव आरक्षित। इसके अलावा यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पास है दिहांग और दिवांग। मेघालय में है नोक्रेक और मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। पहला है पचमढ़ी, दूसरा है अचानकमार और तीसरा है पन्ना टाइगर स्फीयर रिजर्व। तो ये इस प्रकार भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिन्हें हम जैव आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र के बाद यदि हम बात करें कि ये हॉटस्पॉट एरिया क्या होता है, तो हॉटस्पॉट एरिया भी एक समृद्ध जैव विविधता वाला ही क्षेत्र है। यहाँ पास जो पेड़ पौधे हैं और वन्य जीव हैं या जीव जंतु हैं, किसी भी प्रकार के प्राणी हैं, इनकी प्रजातियाँ तो बहुत हैं, इनकी संख्या भी बहुत है, लेकिन इनके अस्तित्व में खतरा है। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट वाला एरिया कहते हैं या हॉटस्पॉट क्षेत्र कहते हैं। तो भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। एक तो है इंडो बर्मन रीजन, दूसरा है हिमालयन क्षेत्र और नेक्स्ट है सुंदरवन और एक लास्ट है चौथे नंबर का पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो इस प्रकार भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के 4 धाम के बारे में। आदि शंकराचार्य द्वारा भारत की चारों दिशाओं में स्थापित किए गए मंदिर को हम कहते हैं 4 धाम, और ये 4 धाम कहलाता है बड़ा 4 धाम, जिसमें से पहला है बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा है पुरी, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। और चौथा है गुजरात में, जिसे हम कहते हैं द्वारिका मंदिर। तो ये चारों मंदिर जो कि चारों दिशाओं में स्थित हैं भारत के, इन्हें हम कहते हैं बड़ा 4 धाम। और एक छोटा 4 धाम कहलाता है, जो कि उत्तराखंड में ही चारों मंदिर स्थित है। पहला है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये थे भारत के छोटे 4 धाम और बड़ा 4 धाम। ओके, बाय। हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। पहला है केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा है झारखंड में वैद्यनाथ मंदिर। नेक्स्ट है मल्लिकार्जुन मंदिर, जिसे हम भ्रमरांबा मंदिर भी कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है रामेश्वरम या राम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और महाराष्ट्र में 3 भगवान के ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। पहला है कृष्णेश्वर, दूसरा है भीमाशंकर, तीसरा है त्र्यंबकेश्वर। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक नागेश्वर और दूसरा है सोमनाथ। और हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 2 ज्योतिर्लिंग हैं, पहला है ओमकारेश्वर, दूसरा है महाकालेश्वर। ओके, बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसा कि शास्त्रीय नृत्य। तो क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं?
हमारे देश में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जिसमें से जो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है वो है सातरिया, जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। इसके बाद हम बात करें कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिशा का है और केरल की 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है मोहिनीअट्टम और दूसरा है कथकली। तो ये थे भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य। ओके, बाय। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं नाइटिंगेल फ्लोरेंस कौन थी? नाइटिंगेल फ्लोरेंस एक नर्स थी। इन्हें हम आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र पे काफ़ी योगदान दिया है। उस समय होने वाले युद्ध में जो भी लोग घायल हो जाते थे उनकी काफ़ी मदद की थी और इसलिए इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी, अ लेडी विद लैम्प की। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 12 मई 1820 को इंग्लैंड में हुआ था। तो इनके जन्म के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष विश्व में विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? सन 1974 से विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या था कि जो भी नर्स होती हैं उनकी जो भी भूमिका रहती है, उनके योगदान को उजागर करने के लिए एवं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 12 मई को विश्व नर्स दिवस। ओके, बाय। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हाल ही में हमारे देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें से पहला है पश्चिम बंगाल। यहाँ की मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी, जो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हैं और इनको शपथ दिलवाई है यहाँ के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने। दूसरा राज्य है केरल। केरल के मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन और मोहम्मद आरिफ खान, जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं, इनको शपथ दिलवाई है। तीसरा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं एम.के. स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इनको शपथ दिलवाई है। चौथा राज्य है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी ने इनको शपथ दिलवाई है। और एक है पुडुचेरी, जो कि हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी और यहाँ के उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदर्य ने इनके पद की शपथ दिलवाई है। तो ये 5 राज्य थे। एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध संगतियाँ। क्या आप सभी जानते हैं कितनी बौद्ध संगति हुई? मैं आप लोग को बताऊंगी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। सबसे पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह और महाकश्यप की अध्यक्षता और अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। यदि हम बात करें दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने की और ये इसमें शासनकाल किसका चल रहा था? तो वो थे कालाशोक। यदि हम बात करें तीसरी बौद्ध संगति तो वो हुई थी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता और अशोक के शासनकाल में। यदि हम बात करें चतुर्थ बौद्ध संगति तो ये हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन वसुमित्र की अध्यक्षता और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ओके, बाय। हेलो एवरीवन, क्या आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? मैं आप लोग को बताती हूँ कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी, किंतु इसकी जो डेट थी वो चेंज थी, वो 15 दिसंबर थी। क्यों थी? क्योंकि 2004 में व्यापार संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच एक बैठक हुई जिसमें यह डेट निर्धारित की गई थी, किंतु कुछ समय पश्चात यूएनओ ने भारत की सिफारिश पर इसकी डेट को चेंज कर दिया। क्योंकि चाय उत्पादन का प्रमुख सीजन मई होता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। और प्रमुख चाय उत्पादक देश कौन कौन से हैं ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ। इंडोनेशिया, चीन, भारत, वियतनाम, ये सभी देश चाय उत्पादक देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर लोगों को जागरूक करना व मजदूरों के योगदान को प्रकाशित करना है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोवा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोवा हमारे भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। यह 25वें नंबर का राज्य है। गोवा की स्थापना सन 1987 में हुई थी। यदि हम बात करें कि गोवा की सीमा किन 2 प्रमुख राज्यों से लगती है तो वो है महाराष्ट्र और कर्नाटक। यदि हम बात करें कि गोवा में कितने जिले हैं तो गोवा में 2 जिले हैं, एक उत्तरी गोवा और दूसरा दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा के अंदर पणजी आता है और दक्षिणी गोवा के अंदर मार्गो आता है। यदि हम बात करें गोवा के नृत्यों
के बारे में, तो गोवा में दो प्रमुख नृत्य है, एक है सिगमो और एक है फुगड़ी। यदि हम बात करें कि गोवा में कितनी नदियां हैं, तो गोवा में दो नदियां हैं, एक है मांडवी और दूसरा जुआरी। यदि हम बात करें कि गोवा में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मंगल ग्रह। हाल ही में चीन ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट तियानवेन फर्स्ट को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा, जिसका नाम ज़्यूरोंग है। इसने 23 जुलाई 2020 को अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जो कि आज 15 मई 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर पहुंच चुका है। ऐसा करने वाला यह विश्व का दूसरा देश बन चुका है और मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका है। बाय।